मैं ये बात पक्की से कह सकता हूँ कि ये एनिमे कुछ लोगों के फेवरेट लिस्ट में टॉप पर आ सकता है, क्योंकि आप लोगों ने नरूटो एनिमे देखा ही होगा। उसमें कैसे सभी लोग नरूटो को बुरा भला कहते हैं, लेकिन बाद में नरूटो ज्ञान देने वाला बन जाता है और सभी लोगों को माफ कर देता है। लेकिन ये एनिमे उससे बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि इसमें हमारा मीमो शुरुआत में नरूटो की तरह कमजोर तो था, पर बाद में वो सभी से बदला जरूर लेता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं कि वो किसी का कर्जा रखे। तो कहानी की शुरुआत में हमें मीमो की पहले बैक स्टोरी बताई जाती है। मीमो के फादर की डेथ के बाद उसके मदर के बॉयफ्रेंड ने मीमो के घर पर रहना शुरू कर दिया था, जहां वो मीमो को रोज पीटता था और मीमो की मदर उस पर ध्यान नहीं देती, वो सिर्फ टीवी देखती रहती थी और मीमो को ढंग का खाना भी नहीं मिलता। ये मेमोरी मीमो को हमेशा याद रहने वाली थी और आज भी वही दिन था जिस दिन मीमो वही सब सपना देख रहा था कि किस तरह से उसकी मदर का बॉयफ्रेंड उसे पीट रहा है। और अब 2-3 लात खाने के बाद मीमो की नींद खुलती है। वो भी एक बस में था, क्योंकि अभी वो स्कूल ट्रिप पर जा रहा है। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी क्लास का एक लड़का जिसका नाम शू है, वो उसी की क्लास की एक दूसरी लड़की जिसका नाम आया है उसे परेशान कर रहा था। यहाँ पर शू ने आया से उसकी वो बुक ले ली थी जो कि आया पढ़ रही थी। यहाँ वो उस बुक को लेकर कह रहा था कि तुम कैसे लड़कियों वाली बुक पढ़ती हो। शू इतना बड़ा बेवकूफ है कि उसे ये नहीं पता कि वो लड़की है, वो लड़कियों वाली बुक ही तो पढ़ेगी। वैसे मीमो ये सब होते हुए देखता है और एक टेलीविजन शो को याद करता है। उस शो में इसी तरह से सब चल रहा था। तभी एक लड़के ने उस लड़की की जान बचाई थी, पर वो तो वहाँ पर कूल बन गया था। लेकिन मीमो जानता था कि अगर वो यहाँ पर कुछ भी करेगा तो इससे वो कूल नहीं बनने वाला, बल्कि लोग उसी के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि शू बहुत पावरफुल है। और ये चीज कोई भी नोटिस कर सकता था, क्योंकि वहीं पर बाकी स्कूल के जो पॉपुलर स्टूडेंट बैठे थे वो अभी शू को ही सपोर्ट कर रहे थे। वैसे तो मीमो फैसला करता है कि वो कुछ भी चीज में नहीं बोलेगा, लेकिन जब हद बढ़ जाती है और शू जबरदस्ती आया से उसका फोन नंबर मांगने लगता है तो मीमो खड़ा हो जाता है। वो यहाँ शू की आंखों में देखता है, वो यहाँ शू की आंखों में देखते हुए उसे समझाता है कि अगर उसने फिर से ऐसी कोई गलती करने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। इस चीज पर शू कहने लगता है कि आखिर अब तुम्हें क्या हो गया, तुम अपनी जगह पर बैठ जाओ, तुमसे कोई नहीं बोल रहा। पर तभी उस पूरे स्कूल का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट कीरी यहाँ शू को बैठ जाने को कहता है। अब कीरी के सामने कोई कुछ बोल सकता था क्या, इसलिए शू चुपचाप वहाँ अपनी जगह पर बैठ जाता है और अब एक दूसरे लड़के चियासो को परेशान करने लगता है। वैसे अभी यहाँ मीमो सोच रहा था कि आखिर उसने आया की मदद क्यों की और वो खुद को रोक क्यों नहीं पाया, लेकिन अब इतने में ही अचानक से उनकी बस पर कुछ मैजिक का यूज किया जाता है और वहाँ के सारे स्टूडेंट टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। यहाँ सभी बच्चे अपने आप को एक अलग जगह पर पाकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे और घबरा भी गए थे। ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब थी, लेकिन अब तभी उनके सामने इस वर्ल्ड की गॉड विकी यहाँ पर आती है। वो सबसे पहले इन्हें बताती कि वो यहाँ की गॉडेस है और इन लोगों को यहाँ डीमन लॉर्ड और उनकी आर्मी को खत्म करने के लिए बुलाया है। वो कहते हैं कि जब भी डीमन लॉर्ड अपनी आर्मी के साथ इन पर हमला करता है तो वो इसी तरह से दूसरे वर्ल्ड के कुछ वर्ल्ड को समन करते हैं। वो बताती कि आज से 200 साल पहले जब डीमन लॉर्ड ने हमला किया था तो उन्होंने अर्थ पर से कुछ लोगों को चुना था। बाद में उन लोगों के लगभग उस डीमन को हरा दिया था और उसकी आर्मी को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इसका मतलब इन लोगों को भी इसी काम के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। हालांकि ये सुनने के बाद सभी स्टूडेंट हैरान थे और कह रहे थे कि कहीं ये कोई प्रैंक तो नहीं चल रहा। तभी उनका वो यूजलेस टीचर कहता है कि उन लोगों को बातें ना कर गॉडेस की बातों पर ध्यान देना चाहिए। वैसे दूसरी तरफ वहाँ मीमो अभी आसपास की जगह को नोटिस कर रहा था। वो देखता है कि वहाँ पर कुछ सोल्जर्स खड़े हुए जिन्होंने आर्मर पहन रखा है, जो कि नॉर्मल वर्ल्ड में अब के टाइम पर तो कोई यूज नहीं करता। साथ ही वो आसपास की जगह को भी देखता है और इस गॉडेस की आंखों को भी देखता है जो कि गोल्डन कलर की थी। वो सोच रहा था कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन जब वो खुद को चिमटी काटता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई सपना नहीं है। वैसे तभी वहाँ पर कीरी उस गॉडेस से पूछता है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो क्या होगा, जिस पर वो गॉडेस कहती है कि अगर वो उसकी बात ना मानना चाहे तो ना माने, बस इतना ध्यान रखे कि इसके बाद वो वापस नहीं लौट पाएंगे। इस पर कीरी भी कहता है कि क्या सच में यहाँ से लौटने का कोई रास्ता है, जिस पर गॉडेस कहते हैं कि हाँ उन्हें एक खास आइटम की जरूरत पड़ेगी उस रिवर्स स्पेल को कास्ट करने के लिए, लेकिन वो आइटम उन्हें तभी मिलेगा जब वो डीमन लॉर्ड खत्म हो जाएगा। वैसे शो को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो चीखता है और कहता है कि हम तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने पहले तो हमसे परमिशन नहीं ली हमें इस वर्ल्ड में लाने से पहले, और अब ना जाने किससे लड़ने को कह रही हो। ये सुनकर गॉडेस तुरंत ही अपने घुटनों पर आ जाती है और कहती है कि इस चीज के लिए मैं तुमसे सभी से माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ से अर्थ पर कम्युनिकेट करने का कोई रास्ता नहीं था। साथ ही वो रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग उसकी मदद करे, वरना उनका पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी सुनकर आया कहने लगती वो मदद तो कर देंगे, लेकिन उनके पास कोई पावर्स नहीं है।
है, वो सिर्फ मामूली ह्यूमंस है। लेकिन गॉडेस कहने लगती है कि नहीं, इस वर्ल्ड में आने के बाद उनके पास पावर्स आ चुकी है। हालांकि किसी को भी अपनी बॉडी में कोई अलग चेंज महसूस नहीं हो रहा था, इस वजह से वो अभी नहीं मानते। और साथ ही शू तो चिल्ला भी रहा था कि ये सब झूठ है, लेकिन गॉडेस फैसला करती है कि वो उन्हें इस पावर का एक नमूना दिखाएगी। वो तुरंत ही वॉर से पकड़ा हुआ एक मुजरिम वहाँ पर बुलाती है और दूसरी तरफ एक डीमन डॉग को बुलाती है। वैसे इसके बाद वो उस डीमन डॉग को आजाद करवा देती है और वो डीमन डॉग उस प्रिजनर को मार कर खा जाता है। ये देखकर सभी लोग डर गए थे, जिसके बाद में गॉडेस अपनी पावर से उस डीमन डॉग को भी ब्लास्ट कर देती है, जो देखकर वो लोग और ज्यादा डर जाते हैं। वैसे नॉर्मल चीज ये गॉडेस ने उन्हें मैजिक पावर का यूज करने के लिए दिखाई थी और साथ ही थोड़ा सा डराने के लिए भी दिखाया था कि उसके पास कितनी पावर है। वैसे इसके बाद वो अपने गार्ड से वहाँ पर एक मैजिक क्रिस्टल बॉल मंगवाती है और कहती है कि उन सभी को इस पर हाथ रखकर अपने मैजिक के लेवल को टेस्ट करना है कि उसके पास कितनी पावर है। सभी स्टूडेंट आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं और उस पर हाथ रखते हैं, जिसके बाद वो क्रिस्टल बॉल अलग अलग रंग में ग्लो करते हुए जा रही थी। हम देखते हैं कि अब शू की बारी आती है। जब वो हाथ रखता है तो वो बॉल रेड कलर में ग्लो करती है। इससे वो गॉडेस खुश हो चुकी थी। वो बताती है कि उसे रैंक स्किल्स मिली है, मतलब मैजिक की लगभग अलग रैंक होती है और उसकी रैंक अच्छी खासी हायर है, इतना हायर कि उसे अच्छे मैजिशियन में काउंट किया जा सकता है। वैसे उसके बाद अब कीरी की बारी आती है। जब वो उस पर हाथ रखता है तो वो बॉल गोल्डन कलर में ग्लो करते हुए ब्लास्ट करती है, जो देखकर गॉडेस हैरान थी और बाकी सभी लोग भी हैरान थे। इसके बाद आया वहाँ पर आती है। उसके टाइम पर वो व्हाइट या सिल्वर टाइप में ग्लो होती है, जिसके बाद गॉडेस बताती है कि वो एस रैंक की मैजिशियन, जो कि सच में बहुत अच्छी बात है। अब वहाँ और भी स्टूडेंट थे, कईयों के अच्छे अच्छे कलर्स आ रहे थे और कुछ के एस रैंक भी आए थे। बाद में गॉडेस कहती है कि अभी तक हम सिर्फ नॉर्मल रैंक पोजीशन का अच्छा मानते और सोचते थे कि हम लकी, लेकिन हमें 3 एस रैंक मैजिशियन मिल चुके हैं, जो कि सच में एक बहुत बड़ी ज्यादा बात है। फाइनली अब मीमो की बारी आती है। मीमो वहाँ पर आता है और उस बॉल पर हाथ रखता है, जिसके बाद वो बॉल पर्पल कलर में ग्लो करती है और वो भी हल्का सा, जो देखकर उस गॉडेस को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी और वो कोई रिएक्शन ना देते हुए यहाँ दूसरे बंदे को बुलाती है। मीमो उससे पूछता है कि आखिर इस पर्पल लाइट का क्या मतलब है, लेकिन गॉडेस उसे कोई जवाब नहीं देती और उसे जाने का बोल देती है। मीमो समझ चुका था कि उसके पास कोई खास मैजिक पावर नहीं है, इसका मतलब इस वर्ल्ड में भी वो साइड कैरेक्टर बनकर रह जाएगा। वैसे मीमो के बाद यहाँ पर यासु को बुलाया गया था। यासु जब उस बॉल पर हाथ रखता है तो उसके टाइम पर वो ब्लैक बॉल हो जाती है, जो देख गॉडेस उसे बताते कि असल में कलर बहुत पुराने वॉरियर का था और उससे सब डार्क वॉरियर कहते थे, जो कि फ्यूचर में चलकर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बना था और अब सभी स्टूडेंट का मैजिक चेक हो चुका था। इसलिए वो बताते कि उन्हें एक अलग रिचुअल परफॉर्म करना होगा। ये रिचुअल के बारे में ज्यादा कुछ बताने से पहले वो यहाँ मीमो को आगे बुलाते। मीमो खुशी खुशी आगे आता है। उसे लग रहा था कि शायद उसकी मैजिक पावर सच में किसी काम की है, लेकिन उसे वहाँ गॉडेस धक्का देकर नीचे उतारते, जहाँ नीचे एक फॉर्मेशन बना हुआ था। वो कहते हैं कि जो भी मैजिशियन यहाँ आकर ई रैंक पर आते हैं उन्हें वो लोग खत्म कर देते हैं, क्योंकि बाद में वो चलकर बाकी मैजिशियंस को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और मीमो भी ई रैंक पर है, इसलिए उसे भी वो लोग खत्म करने वाले हैं। लेकिन अब जब उन्हें 3 एस रैंक मैजिशियन मिल चुके हैं और बाकी भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो मीमो को चांस दे रहे हैं और उसे खत्म नहीं कर रहे। वो बस उसे डेंजन वाले इलाके में भेज रहे हैं, जहाँ पर वो सभी पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर और खूंखार भागे हुए कैदियों को भेजते हैं। वो इनडायरेक्टली मीमो को मौत से भी बुरी सजा सुना रही थी। वैसे वो कहती है कि अगर तुम उस जगह से बचकर निकल आए तो तुम फेयरली अपनी जिंदगी को जी सकते हो, बाकी हम कुछ नहीं जानते। मीमो उनसे कहता है कि देखो, मुझे वहाँ भेजने की जरूरत नहीं, मैं यहीं रहकर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। लेकिन गॉडेस नहीं सुनती और तभी कीरी कहने लगता है कि तुम सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। तभी इस बात से बाकी सारे स्टूडेंट भी अग्री कर रहे थे, जो सुनकर मीमो अपने घुटनों के बल आ जाता है और यहाँ उसने अपनी सारी होप भी खो दी थी। पर तभी वो लड़का यासु, जिसे डार्क मैजिक की पावर मिली है, वो वहाँ नीचे आता है मीमो के पास। मीमो याद करता है कि उसने यासु की मदद की थी, लेकिन यासु वो सब भूल चुका है। वो सिर्फ यहाँ से कहने आया था कि तुम्हें अपने सुपीरियर यानी कि अपने से हाई पोजीशन वाले लोगों को इज्जत देकर बात करनी चाहिए। मीमो समझ गया था कि यहाँ पर कोई उसको सपोर्ट नहीं करने वाला और कोई उसका साथ नहीं देगा। वो खड़ा हो जाता है। वैसे तभी गॉडेस उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है, जिस दौरान आया चिल्लाती है और कहती है कि ये सब गलत हो रहा है, हम चाहें तो इसको रोक सकते हैं, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। और तभी मीमो फ्रस्ट्रेशन में आकर अपना हाथ आगे करता है। वो गॉडेस की तरफ यहाँ पैरालाइज मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि उसे ई रैंक में होने की वजह से मिला है, लेकिन इस मैजिक स्पेल की एनर्जी इतनी कम थी कि गॉडेस उसे आराम से डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी कीरी वहाँ हवा में अपनी पावर से एक स्पेल यूज करता है और इसके बाद वहाँ हवा में एक धमाका होता है। कीरी कहता है कि मैं बस अपनी पावर को थोड़ा सा नमूना देख रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी पावर कहीं मीमो जैसी तो कमजोर नहीं। यहाँ पर वो सिर्फ मीमो का मजाक उड़ा रहे थे। मीमो ने आज बहुत झेला था, आज बहुत कुछ झेला था, इसलिए वो उदास हो चुका था। वैसे तो लड़के शायद कभी रोते होंगे, लेकिन उसकी
आंखों में आंसू थे। साथ ही यहाँ पर वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए भी उदास था। वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए भी बहुत उदास था। लेकिन उन्हीं पुरानी मेमोरीज में उसकी तब की सोल उससे सामने आती है और उससे कहती है कि तुम ये नाटक किसको करके दिखा रहे हो, यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं है। तुम हमेशा से एक अच्छे पर्सन बनने का नाटक करते आ रहे हो जो कि तुम्हें नहीं होना। अब बारी है तुम्हारी असली फीलिंग को सभी के सामने लाने की। जिसके बाद मीमो के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। वो यहाँ विकी को कुछ अनसनसेट गाली देते हुए कहता है कि वो तैयारी करके रखे क्योंकि मीमो वापस लौट कर जरूर आएगा। और इतना कहते ही वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुका था। वैसे इसके बाद वो एक अंधेरी वाली जगह पर पहुंच चुका था जहाँ उसे कुछ नहीं दिख रहा था। हालांकि वो कोशिश करता है कि वो अपने स्टेयर्स को देख पाए जिससे उसे पता लगे कि उसके पास किस तरह की मैजिक पावर है और उसकी एनर्जी कितनी है। लेकिन स्टेयर्स यहाँ ओपन ही नहीं होते क्योंकि यहाँ बहुत अंधेरा था। तभी मीमो उस थैले को निकालता है जो कि वहाँ उसे गॉडेस से मिला था। वो उस थैले पर थोड़ी सी एनर्जी डालता है और वहाँ पर थैला ग्लो करने लगता है। ग्लो होते ही मीमो आसपास बहुत सारे स्केलेटन को नोटिस करता है। वो सोचता है कि आखिर इन लोगों को किसने खत्म किया होगा। अब तभी अचानक से उसके पीछे एक मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। पर किस्मत से मीमो उस अटैक से बच चुका था और इसके बाद अब वो वहाँ से भागने लगता है। अभी वो सोच रहा था कि उसे उससे पीछे मुड़कर लड़ना चाहिए वरना वो तो कमजोर ही रह जाएगा। लेकिन वो जानता था कि उसके लेवल में और इस मॉन्स्टर के लेवल में बहुत अंतर है, इसलिए वो कोशिश भी नहीं करता। हालांकि तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर उसे खत्म करने वाला था। लेकिन मीमो आखिरी कोशिश के लिए यहाँ अपने पैरालाइज स्पेल का एक बार फिर से इस्तेमाल करता है। वो ये देखकर हैरान था कि इस बार उसका स्पेल काम कर गया। हालांकि फिर आगे कुछ भी सोचने से पहले वो तुरंत ही वहाँ से भागता है। अभी भागते हुए वो उस गुफा के एंड पर पहुंच गया था जहाँ उसकी मुलाकात एक और बर्ड मॉन्स्टर से होती है जो उसकी तरफ हमला कर रही थी। लेकिन मीमो एक बार फिर से पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करता है और उस बर्ड मॉन्स्टर को भी पैरालाइज कर देता है। मीमो सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि गॉड इस पर तो इस स्पेल का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। लेकिन वो सोचता है कि शायद वो लकी है, पर वो थक चुका था इसलिए अब वो यहाँ अपने स्टेटस को बाहर निकालता है। उसके स्टेटस में उसे पता चलता है कि उसके पास बिल्कुल भी एमपी नहीं बची है। एमपी का फुल फॉर्म मध्य प्रदेश नहीं है बल्कि इसका मतलब शायद माना पोटेंशियल है। वैसे अब स्टेटस में वो दूसरी पावर्स को भी नोटिस करता है। जैसे उसके पास पॉइजन पावर थी, वो उसका इस्तेमाल करने का सोचता है और कर ही देता है। और शॉकिंगली इस स्पेल का यूज भी उस मॉन्स्टर के ऊपर हो चुका था। इसकी वजह से वो मॉन्स्टर धीरे धीरे ब्लैक पड़ता है और फिर उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। इसके बाद वो वहीं मारा गया था। मीमो सोच रहा था कि उसके स्पेल इन मॉन्स्टर्स पर इतनी अच्छी तरह से काम कैसे कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है। उसने खुद को पैराडाइज स्पेल में से आजाद कर लिया था। वो यहाँ पर मीमो पर हमला करने वाला था। वैसे तो नॉर्मल मीमो से देखकर डरता है, लेकिन अभी उसके अंदर इतनी हेटेड बढ़ चुकी थी कि वो डरता नहीं है। साथ ही वो फिर से ईविल स्माइल करते हुए अपने हाथ को आगे करता है और कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और अब इतना कहते हुए वो फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला था। लेकिन अब उसके पास माना यानी कि जो एनर्जी उसके स्टेटस से उसे मिली है वो नहीं बची थी, इसीलिए अब वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर उसे पता चलता है कि वो यहाँ अपनी नेचुरल एनर्जी का यूज कर सकता है। वो जानता था कि अगर उसने अपनी नेचुरल एनर्जी को भी यूज कर लिया तो शायद फिर वो इतना थक जाएगा कि चल भी नहीं पाएगा। लेकिन इसी तरह से मरने से अच्छा है वो एक बार उसका इस्तेमाल कर ले तो उसमें ही फायदा है। वो तुरंत पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करके अपने नेचुरल एनर्जी की मदद से करता है। लेकिन उसे सिस्टम शो करता है कि वो सेम स्पेल को डबल बार एक ही मॉन्स्टर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। मीमो सोचता है कि अब उसे और कुछ सोचना होगा। पॉइजन स्पेल डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता। जिसके बाद मीमो ने पॉइजन स्पेल का इस्तेमाल किया था और उस मॉन्स्टर को वहीं खत्म कर दिया था। लेकिन इन दोनों मामूली से मॉन्स्टर अटैक से मीमो बहुत ज्यादा थक चुका था। पर अच्छा है कि किसी तरह से उसकी जान यहाँ बच चुकी है। पर उसी दौरान वो सामने से कुछ और मॉन्स्टर्स को आता हुआ देखता है। अभी उसने हार नहीं मानी थी क्योंकि उसे पता है कि वो अपनी नेचुरल एनर्जी का भी अभी इस्तेमाल कर सकता है। वो तुरंत उन मॉन्स्टर्स पर भी पैरालाइज स्पेल यूज करने लगता है। उसके इन स्पेल का यूज करने से वो मॉन्स्टर भले ही रुक जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो एक मॉन्स्टर पर हमला करता है तो इतने में दूसरा 2 या 3 मॉन्स्टर वहाँ ऑलरेडी आ जाते हैं, जिस वजह से मीमो को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा था और उसकी एनर्जी डिक्रीज होती जा रही थी। देखते देखते वो वहाँ कई सारे मॉन्स्टर पर अपने इस स्पेल का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो इतना थक चुका था कि लगभग बेहोश होने वाला था, लेकिन वो किसी तरह से खुद को होश में रखता है। वो देखता है कि उसकी नेचुरल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे। इसी वजह से वो फिर से अपना हाथ आगे करता है और बिना एनर्जी के ही वो सेम पैरालाइज स्पेल का यूज करने की कोशिश करता है। नॉर्मल सी बात थी कि उसके पास अगर एनर्जी नहीं है तो उसका अटैक काम नहीं करेगा। इस वजह से उसने खुद ने ही होप खो दी थी। वो बस चेक करने के लिए हमला कर रहा था, लेकिन शॉकिंगली उसका अटैक काम कर जाता है। वैसे यहाँ कोई अनफेयर बात नहीं थी। मीमो का लेवल असल में लेवल 1 से सीधा 258 पर पहुंच चुका है। ये कोई अनफेयर बात नहीं थी क्योंकि इसका रीजन ये है कि मीमो ने जिन मॉन्स्टर्स को शुरुआत में पैरालाइज किया और उनके ऊपर पॉइजन स्पेल का
इस्तेमाल किया वो तब नहीं मरे थे, उनकी बॉडी में सिर्फ पॉइजन फैला था और उस दौरान वो पैरालाइज थे। लेकिन धीरे धीरे अब वो मर रहे हैं और वो मॉन्स्टर कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं है। भले ही मीमो के लिए उन्हें खत्म करना आसान था, लेकिन नॉर्मल अगर कोई भी यहाँ पहुँचता है तो वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता। इस चीज का रीजन हमें आगे पता चलेगा। तो इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मीमो को जो एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले थे वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिले, जिसकी वजह से एक साथ लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और साथ ही उसे एक्स्ट्रा एनर्जी भी मिल चुकी थी, क्योंकि अब एनर्जी कैपेसिटी भी उसकी बढ़ चुकी है। वो तुरंत ही यहाँ उन मॉन्स्टर्स पर हमला करना शुरू कर देता है। इस बीच उसे पता चलता है कि अब उसका पैरालाइज स्पेल लेवल 2 पर पहुंच चुका है। अभी पहले जो लेवल बढ़ा था वो मीमो का खुद का लेवल था और यहाँ उसके स्पेल का लेवल बढ़ रहा है। लेवल बढ़ने की वजह से मीमो इस वक्त एक से ज्यादा मॉन्स्टर को एक ही बार में टारगेट कर सकता है। हालांकि उन्हें टारगेट करते वक्त मीमो को ये चीज पता चलती है कि उसके स्पेल की एक लिमिट भी है, जैसे वो पीछे किसी मॉन्स्टर पर हमला नहीं कर सकता। साथ ही एक दूरी है जहाँ तक उसके स्पेल जा सकते हैं, उससे अगर उसे हमला करना है तो उसे आगे बढ़कर हमला करना होगा। वैसे अभी उसे मजा आ रहा था, इसलिए वो तुरंत ही ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतने मॉन्स्टर्स पर अपने पैरालाइज स्पेल का यूज करता है और इसके बाद पॉइजन स्पेल से उन्हें खत्म करने लगता है। हालांकि इसी दौरान उसके इस पॉइजन स्पेल का भी लेवल बढ़ गया था और वो भी लेवल 2 पर पहुंच चुका था। वो देखता है कि लगभग उसने यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया है। हालांकि अभी तक वो पूरी तरह से मरे नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में वो मारे जाएंगे। अभी मीमो सोच रहा था कि इस गुफा में उसकी जिंदा बचने के सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सर्वाइव करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है उसकी एनर्जी, जो कि उसे बचानी होगी। वो अपने स्टेटस को ओपन करता है। उसे पता चलता है कि उसके पास 8,500 कैपेसिटी हो चुकी है एनर्जी स्टोर करने की। वो इस चीज से खुश था और उसके पास अभी बहुत ज्यादा एनर्जी भी है। फिर भी वो बैठ जाता है। वो सोचता है कि उसके अपनी एनर्जी को लगभग हमेशा फुल कर रखना होगा, जिससे अगर पावरफुल मॉन्स्टर आते हैं तो उनसे लड़ सके, क्योंकि उसे नहीं लगता कि लेवल 2 जितने मामूली स्पेल से वो पावरफुल मॉन्स्टर्स को रोक पाएगा। उसके हिसाब से मॉन्स्टर कमजोर है। वैसे तभी वो नोटिस करता है कि उसकी जो स्लीपिंग स्पेल है वो अभी लेवल 1 पर है, इसलिए वो इसका इस्तेमाल भी इन मॉन्स्टर्स के ऊपर करता है और उसे भी लेवल 2 पर ले आता है। उसी दौरान वो मॉन्स्टर मरने लगे थे, जिस वजह से उसका लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। देखते ही देखते वो 350 लेवल पर भी पहुंच जाता है। वैसे अभी वो सारे मॉन्स्टर्स मरे नहीं थे। जब वो पूरे खत्म होते हैं तो मीमो देखता है कि उसका लेवल 501 हो चुका है। ये बहुत ज्यादा लेवल था, लेकिन मीमो इस वर्ल्ड में नया है, उसे ज्यादा कुछ नहीं पता। उसके हिसाब से नॉर्मल लेवल्स थे। वो सभी सोच रहा था कि उसे और मॉन्स्टर्स को मारने होंगे। तभी वो पीछे कुछ मॉन्स्टर्स देखता है, लेकिन जब वो उन पर हमला करने वाला था तो वो डर कर भाग जाते हैं। अभी मीमो आसपास पड़ी हुई उन डेड बॉडीज को भी देख रहा था, जो कि पहले भेजे हुए कैदियों की थी। मीमो को उन सभी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, बस उसे एक चीज दिखती है जो कि वो सभी लेकर आए थे। मीमो आगे बढ़कर उन चीज को लेने लगता है और सोचता है कि शायद इसमें कुछ मेरे काम की भी कोई चीज मिल जाए। वैसे अब उसने और कुछ उठाया कि नहीं, वो तो हमें नहीं पता। उसने एक कपड़ा जरूर उठाया है जिसे वो अपने कंधे पर रखता है और इससे वो बहुत कूल लग रहा था। हम देखते हैं कि वो ये चीज तो समझ चुका था कि उसे यहाँ पर रहने के लिए एनर्जी के साथ साथ खाना और पानी भी चाहिए होगा, लेकिन खाना और पानी यहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं था। वो सोचता है कि यहाँ उन मॉन्स्टर्स की बॉडी को खाया जा सकता है। वो तुरंत ही उनके पास आता है, लेकिन मॉन्स्टर्स की बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड थी कि वो अपने चाकू से उन्हें काट नहीं पा रहा था। उसी दौरान वो एक मॉन्स्टर की आंख निकालता है, लेकिन वो जानता था कि वो जापानीज है ना कि चाइनीज, इसलिए वो उस आंख को नहीं खाता। वैसे अब तभी वो नोटिस करता है कि वो जो बैग यहाँ लेकर आया था उस पर एक क्रिस्टल लगा हुआ है और अभी उस क्रिस्टल का रंग बदल रखा है। मीमो तुरंत अपने मैजिक डालकर उसे फिर से नॉर्मल करता है, जिसके बाद अब अपने ही आप वो बैग भारी हो जाता है। मीमो देखता है कि उसके अंदर खाना रखा हुआ है जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि मीमो तुरंत उस खाने को लेता है और सोचने लगता है कि क्या फिर से इस बैग से उसे वही खाना मिल पाएगा। वैसे हम देखते हैं कि अभी उसे कुछ टाइम वहाँ बीत चुका था। आज फिर से उसने कुछ मॉन्स्टर्स को पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करके पॉइजन स्पेल से खत्म किया था। धीरे धीरे वो मरते जा रहे थे और मीमो का लेवल बढ़ते जा रहा था। मीमो सोच रहा था कि उसके पास इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है। उसे याद आता है कि जब बचपन में उसकी मदर का वो दूसरा बॉयफ्रेंड उसे पीटता था, तब मीमो सोचता है कि वो अपने पेरेंट्स को ही खत्म कर दे, लेकिन तब उसके पास इतनी पावर नहीं थी। उसे उसके अंकल और आंटी ने निकाला था। उन्होंने मीमो को सिखाया था कि मीमो को सबसे प्रति दया करनी चाहिए और सबके लिए अच्छे काम करने चाहिए। लेकिन अभी मीमो सोच रहा था कि वो सब सिर्फ एक झूठ था। यहाँ वो उन मॉन्स्टर्स को देखते हुए कहता है कि मैंने इतने मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिए, लेकिन फिर भी मुझे बुरा नहीं लग रहा। मैं समझ सकता हूँ कि मैं असलियत में क्या हूँ, इसलिए मुझे खुद को झूठा दिखलाने की जरूरत नहीं। वैसे इसके बाद अब वो यहाँ से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए उसे कुछ दूसरे मॉन्स्टर दिखते हैं, लेकिन उन्हें पैरालाइज करने की कोई बड़ी बात नहीं थी और वो पिछले मॉन्स्टर की तरह खतरनाक भी नहीं थे। वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि मीमो का लेवल अभी 957 पर पहुंच चुका है। इधर अभी मीमो कुछ डेड बॉडीज को भी नोटिस करता है। वैसे वो शॉक नहीं था, क्योंकि पहले भी और डेड बॉडीज देख चुका है। वो जानता है कि ये लोग जो पहले यहाँ पर आ चुके हैं, उसी दौरान वो सामने सेम उसी तरह के कुछ
क्रिस्टल को नोटिस करता है जैसा उसके बैग पर है। वो उस पर अपनी मैजिक पावर को डालता है, जिसके बाद उस जगह के अंदर दो कपल्स के स्केलेटन्स को देखता है। वो समझ जाता है कि उनके पास खाना नहीं बचा होगा और ये कपल थे, इस वजह से इन्होंने साथ में मरने का फैसला किया। वो आसपास चीजें देखता है तो उसे बैग मिलता है जिसमें कुछ क्रिस्टल रखे हुए थे। मीमो उन्हें अपने साथ रखने का फैसला करता है, ये सोच कर कि अगर वो यहाँ से बाहर निकलता है तो ये क्रिस्टल उसकी मदद करेंगे वहाँ पर खाना खरीदने में। वैसे यहाँ से निकलते ही वो कुछ और भी इस तरह के बंकर देखता है जिनके बाहर उन्हें क्रिस्टल लगी हुई दिखते हैं। हालांकि उन क्रिस्टल पर एनर्जी डालने से मीमो की एनर्जी खत्म हो रही थी। कुछ क्रिस्टल में कुछ ज्यादा ही एनर्जी लगती है। तभी वो एक बंकर में आता है जहाँ उसे एक अकेला स्केलेटन दिखता है। उसके कपड़े पर एक घाव का निशान था। इससे पता चल गया था कि इसे किसी ने हमला कर मारा है। ये लग ही नहीं रहा था कि इसे किसी मॉन्स्टर ने खत्म किया है। वैसे मीमो उसके पास एक लेटर देखता है। जब मीमो से पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो इस वर्ल्ड की लैंग्वेज समझ सकता है। उस लेटर में बहुत सी चीजें लिखी थी, लेकिन मेन बात ये थी कि असल में चीज ये जिस भी लड़के का स्केलेटन है वो असल में डार्क मेज था। अब अगर आप भूल गए हो तो अभी कुछ ही समय पहले हमने जाना था कि यानी कि मीमो का वो नकली दोस्त जिससे बॉल में ब्लैक कलर मिला था, उसे गॉडेस ने बताया कि वो बहुत समय पहले एक मेज यहाँ पर आया था जिसे डार्क मेज कहा जाता था। ये वही डार्क मेज है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। मीमो उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि जैसे ही गॉडेस ने इससे अपना काम निकलवाया तो उसने इसे यहाँ भेज दिया। वो मन में कहता है कि गॉडेस ने बताया कि उसने इन सभी को डीमन किंगडम के खिलाफ लड़ने के लिए बुलाया था, लेकिन गॉडेस किसी डीमन से कम नहीं है। वैसे अब तभी मीमो वहीं पर एक बुक देखता है। इस बुक में कई सारी मेडिसिन और कई तरह के मैजिक आइटम्स के बारे में लिखा हुआ था जिन्हें अगर कोई भी चाहे तो खुद से पढ़कर बना सकता है। मीमो सोचता है कि ये उसके बहुत काम आएगी। साथ ही उसे एक मैप टाइप की चीज दिखती है जो कि किसी फॉरबिडन स्पेल और मैजिक के बारे में थी, लेकिन मीमो को इस चीज पर क्या लिखा है ये चीज समझ में नहीं आती। पर वो जानता था कि ये कुछ काम की चीज नहीं है और शायद फ्यूचर में वो इस चीज का पता लगा ले। वैसे अब यहाँ से निकलने से पहले वो किताब में एक लाइन देखता है जो कि पहले से नहीं लिखी हुई थी, बल्कि वो किसी ने अपने ब्लड से लिखी है। उस पर लिखा था जो भी इसे पढ़ रहा है वो सोल लीडर से संभल के रहे, क्योंकि उसी ने इस सभी को खत्म किया है। वैसे अब वो यहाँ से निकल पड़ता है, तभी उसे सामने एक गेट दिखता है। वो सोचता है कि शायद यही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता होगा। वैसे निकलने से पहले वो एक और बार अपने स्टेटस को चेक करता है। उसे पता चलता है कि उसका लेवल 1228 हो चुका है। वो सोचता है कि इतना लेवल तो काफी होगा उस सोल लीडर वाले क्रिएचर को खत्म करने के लिए। वो आगे बढ़ता है और उस गेट के अंदर एंटर करता है। यहाँ अंदर आकर वो अभी अपने सामने एक अजीब सी बॉडी को देख पा रहा था। उसके सर पर एक क्रिस्टल लगने की वजह से भी मीमो सोचता है कि शायद उसे वहाँ क्रिस्टल लगाकर इसे जिंदा करना होगा। वो लेकिन ये भी सोचता है कि इसे जिंदा करने से अच्छा है कि वो पहले इसे खत्म कर दे। अब वो इतने रेडियस में आता है जहाँ से वो अपने स्पेल को यूज कर सकता है, लेकिन जैसे वो अपने स्पेल को एक्टिवेट करने वाला था तभी उस स्टैचू में से एक बीम निकलकर मीमो के हाथ पर लगती है और उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। वो हैरान था और अभी वो कुछ देर के लिए छुप गया था। वो जानता था कि ये पावर उसे इसलिए हिट की है क्योंकि उसने एक स्पेल यूज करने की कोशिश की बिना स्पेल यूज करे। यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है और उसे स्पेल करने के लिए कुछ टाइम चाहिए क्योंकि उसे पूरा स्पेल बोलना पड़ता है। वैसे अगर वो कुछ ही देर से इस स्पेल का इस्तेमाल कर पाता तो शायद वो बच सकता था, लेकिन उसके लेवल के हिसाब से वो इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता, वरना स्पेल वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। वो मन में कहता है कि क्या आप फिर से उसे वापस लौट कर और मॉन्स्टर खत्म कर अपने लेवल को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। पर फिर अगले ही पल उसके मन में ये भी आता है कि इससे कोई फायदा नहीं। अगर वो अपने स्पेल का यूज ही नहीं कर पाया तो वो कितना भी लेवल क्यों ना बढ़ा ले, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। अब तभी वो नोटिस करता है कि सोल लीडर का वो स्टैचू मूव कर रहा है। वो अभी सोच रहा था कि इस वजह से कोई यहाँ से नहीं निकल पाया, इसका मतलब इसे खत्म कर यहाँ से निकला जा सकता है। वैसे इसके बाद तभी सीन चेंज होता है और मीमो जिस जगह के अंदर कैद है उस जगह के बाहर का सीन आता है। यहाँ हम एक लड़की को भागता हुआ इसी जगह पर आता हुआ देखते हैं। वो अभी किसी से डर कर भाग रही थी, शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। वैसे वो फैसला करते है कि वो कहीं छिपेगी जब तक कि जो उसका पीछा कर रहा है वो यहाँ से निकल ना जाए। अब तभी वापस से सीन यहाँ मीमो के पास आता है। हम देखते हैं कि अभी वो जो सोल लीडर का स्टैचू मूव कर रहा था वो यहाँ बाहर आता है और बाहर आकर अपने मुंह से कुछ अजीब सी चीज निकालने लगता है। उसने मीमो को देख लिया था लेकिन वो मीमो पर हमला नहीं कर रहा था। वैसे उसके मुंह से निकलने वाली वो अजीब सी चीज कुछ ह्यूमन मॉन्स्टर्स में बदल जाती है। मीमो जानता था कि ये मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन ये ह्यूमंस की तरह दिख रहे हैं, इसलिए वो सिर्फ उन्हें पैरालाइज कर पाता है। वो उन्हें पॉइजन नहीं दे रहा था। उसी दौरान सोल लीडर का वो स्टैचू पास की दीवार तोड़ते हुए अपने फेस को बाहर निकालता है। वो सिर्फ मीमो को देखना चाहता था। मीमो समझ चुका था कि स्टैचू ये देखना चाहता है कि मीमो इन इंसानों को किस हालत में देखते हुए कैसा रिएक्ट करता है। अब वो मीमो ज्यादा रिएक्शन नहीं दे रहा था, इस वजह से सोल लीडर और ज्यादा उसी की तरह से सेम मॉन्स्टर क्रिएट करने लगता है। मीमो भले ही उन्हें पैरालाइज कर रहा था लेकिन वो इतने थे कि वो मीमो के करीब आते जा रहे थे। मीमो ने पॉइजन नहीं दे पा रहा था, वो घबरा रहा था और कह रहा था कि रुक जाओ। साथ ही वो मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था, जो देखकर सोल लीडर वो स्टैचू जोर जोर से हंस रहा था। वैसे देखा जाए तो एक स्टैचू नहीं बल्कि खुद
सोल लीडर ही है और हमें लगा कि शायद इसके बाद सोल लीडर आएगा, लेकिन उसकी सोल इसी के अंदर है। मीमो अचानक से यहाँ पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल सोल लीडर पर कर देता है। सोल लीडर स्पेल को अपने ऊपर आता हुआ देख ही नहीं पाता और पैरालाइज हो जाता है। मीमो हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम बाकी मॉन्स्टर्स की तरह ही मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। तुम्हें लगा कि मैं एक ह्यूमन हूँ, इसलिए मैं किसी ह्यूमन जैसा मॉन्स्टर को उसे खत्म नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम उनकी जगह किसी असली ह्यूमन को भेज सकते तो मैं उन्हें पॉइजन देने में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता। वैसे बस मुझे इसी तरह यहाँ सर्वाइव करना है, जिसके लिए तुम्हें बेवकूफ बनाना जरूरी था। वैसे यहाँ मीमो के पैरालाइज स्पेल का लेवल फिर से एक बढ़ चुका था, वो लेवल 3 पर पहुंच चुका था। वैसे वो देखता है कि सोल लीडर अभी भी हिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पैरालाइज इस वजह से इससे उसे और डैमेज पड़ रहा था। हालांकि मीमो तभी पॉइजन स्पेल का इस्तेमाल करता है सोल लीडर के ऊपर, जिससे कुछ ही देर बाद वो मारा जाता है। और यहाँ मीमो के पॉइजन स्पेल का लेवल भी 3 पर पहुंच चुका था। हम तभी देखते हैं कि सोल लीडर के स्टैचू के अंदर से उन सभी लोगों की सोल निकल कर आती है जो यहाँ पर मारे गए थे। उन्हीं में वो डार्क मेज था। वो सभी मीमो को थैंक्स कहते हैं और डार्क मेज यहाँ मीमो इस पर हाँ कर देता है और डार्क मेज यहाँ मीमो से कहता है कि वो गॉडेस से उनको बदला ले। मीमो इस पर हाँ कर देता है और अब गेट के बाहर निकलने के बाद मीमो इस जगह को शुक्रिया कहता है क्योंकि यहाँ से उसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम उन सभी स्टूडेंट के पास आते हैं जो कि मीमो के साथ यहाँ टेलीपोर्ट हुए थे। वो सभी अभी जंगल आए हुए थे जिससे कि मॉन्स्टर को खत्म कर वो लोग अपना लेवल बढ़ा सके। इसी बीच हम कीरी को देखते हैं। ये वही स्कूल का फेमस लड़का है। वैसे इसका पूरा नाम कीरीहारा है। यहाँ ये भी मॉन्स्टर हंट पर आया था। इसके पास बहुत ज्यादा पावर है और बाकियों के मुकाबले ये ज्यादा तेजी से लेवल बढ़ा रहा है। ये ऑलरेडी लेवल 18 पर पहुंच चुका है। उसी बीच हम वहाँ यासो को भी देखते हैं। वो अभी यही के साथ मॉन्स्टर हंट कर रहा था। वैसे तो वो अपना लेवल बढ़ाकर खुश है, लेकिन उसकी गलती खुशी उन मॉन्स्टर को तड़पा कर मारने में है, क्योंकि अब उसे अपनी फीलिंग्स छुपानी नहीं पड़ रही है। वैसे जिस तरह से स्टूडेंट दूसरे को खत्म करने में इतना ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं, इन्हीं की तरह कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि अभी डरे हुए हैं। और उन्हीं में से एक कुबाटो भी डर रही है क्योंकि वो उन मॉन्स्टर को मारना नहीं चाहती थी। उसे सिस्टम की तरफ से डी रैंक मिली है, जो कि देखा जाए तो नॉर्मली ठीक भी है और ज्यादा अच्छी भी नहीं है। तभी उसके पास असागी नाम की एक दूसरी लड़की आती है। वो कहती है कि तुम किसी मॉन्स्टर को क्यों नहीं मार रही। अब कुबाटो बताती है कि उसे ये चीज पसंद नहीं। वो चाहती है कि जल्द से जल्द ये सब चीजें खत्म हो और वो यहाँ से लौट सके। हालांकि असागी कहने लगती है कि तुम्हें इन्हें खत्म करना होगा वरना तुम्हारा लेवल नहीं बढ़ेगा। हमें यहाँ सिर्फ लेवल बढ़ाने के लिए भेजा गया है और अगर तुम कमजोर नहीं हो तो तुम्हें भी मीमो की तरह मार दिया जाएगा। अब मीमो का नाम सुनकर कबूटो सोचते कि हाँ उसके साथ गलत हुआ, लेकिन तभी असागी कहने लगती है कि तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए क्योंकि मैंने सुना है कि जल्दी हमारी पूरी क्लास 2 टीमों में बांट दी जाएगी, जो कि होना ही है क्योंकि यहाँ सब अपने ईगो से काम करते हैं। इसलिए कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी टीम में कोई कमजोर पर्सन ऐड हो। सब चाहते हैं कि उनकी टीम में स्ट्रॉन्ग रहे। कि असागी असल में बी रैंक पर है। वो कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर खत्म करती हो और अपने लेवल को बढ़ाती हो तो मैं तुम्हें अपनी टीम में ले लूंगी। और यहाँ पर वो उसे मनाने के लिए जा रही थी। वो वैसे तो हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, लेकिन एडिटर भाई से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जितना हो सके उतना आपको दिखा दे। नॉर्मली कहा जाए तो ऐसे करने के बाद कोई मानेगा नहीं क्योंकि सबको ट्रस्ट इशू होते हैं। लेकिन तभी असागी अपने कुछ दोस्तों से एक मॉन्स्टर पकड़वा कर लाती है। हालांकि ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन बहुत कमजोर भी नहीं था। असागी कुबाटो से कहती है कि वो उसे खत्म कर अपना लेवल बढ़ा सकती है और कम से कम इससे गॉडेस को ये कहने के लिए तो हो जाएगा कि उसने एक मॉन्स्टर मारा था। अब कुबाटो उसकी बात मान लेती है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है, जिसके बाद असागी अपनी बाकी टीम मेंबर से कहती है कि हमारी टीम में एक और नई मेंबर ऐड हो चुकी है। इसके बाद अभी यहाँ से वो लोग तो चले गए थे, पर कुबाटो मीमो को याद कर रही थी। उसके दिमाग में मीमो की एक बहुत ही काइंड इमेज बनी हुई है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक ऐसा लड़का जो कि कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, सबकी मदद करता था, उसे इस तरह से मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। हालांकि वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी, वो सिर्फ दुखी थी। मगर वहाँ दूसरी तरफ जब आया को होश आता है तो वो तुरंत गॉडेस से मिलने के लिए जाती है। वो गॉडेस से कहती है कि उन्होंने मतलब कि उसने जो किया मीमो के साथ वो गलत था। ये सुनकर गॉडेस रोने लगती है। वो कहती है कि वो खुद भी जानती है कि उसने बहुत गलत किया, लेकिन ये उनके वहाँ का रूल है, इसलिए वो इस पर कुछ नहीं कर सकती। हालांकि वो अभी एक्टिंग कर रही थी। अगले ही पर वो कहने लगती है तुम्हें मीमो के बारे में भूल जाना चाहिए, तुम्हें तो खुद की पावर पर ध्यान देनी चाहिए। वो बताती है कि जब आया बेहोश थी तब उसने बाकी सभी को जंगल में भेजा जिससे वो मॉन्स्टर हंट कर अपने लेवल को बढ़ा सके। वो बताती है कि ये एक टेस्ट है। वो लोग अगर मॉन्स्टर्स को खत्म करने में डरते हैं या घबराते हैं तो उन्हें भी मीमो की तरह सजा दी जाएगी, क्योंकि कमजोर लोग उनके किसी काम के नहीं है। इसके बाद वो हंसते हुए यहाँ से नीचे आती है। तभी आया कहने लगती है कि आप जानते नहीं हो एस रैंक वॉरियर हूँ, इसका मतलब मैं वैल्यूएबल हूँ। अगर आप चाहती हो कि मैं एस रैंक की ड्यूटी निभाऊं तो इसके बदले आपको मेरे साथ एक डील करनी होगी। गॉडेस सुनकर हंसती है और कहती है कि बताओ कैसी डील। जिस पर आया कहती है कि जो लोग भी टेस्ट में फेल हो जाएंगे उन्हें तुम मारोगी नहीं, वो मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ये सुनकर
गॉडेस उसके साथ डील करती है, लेकिन वो ये भी कहती है कि तुम एक एस रैंक वॉरियर हो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, मुझे निराश मत करना। वैसे इसके बाद अब आया वहाँ से चली गई थी। अब सीन चेंज होता है और हम वहाँ उस जंगल में आते हैं जो कि उस गेट के बाहर था जहाँ से मीमो आ रहा था। अभी पहले हम मीमो को नहीं देखते बल्कि यहाँ हमें 4 लोगों को दिखाए जाते हैं जो कि किसी का पीछा कर रहे थे और किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अभी पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक लड़की कुछ लोगों से डर कर भाग रही थी। ये लोग असल में उसी लड़की को ढूंढ रहे हैं और उसे नाइट प्रिंसेस कह रहे थे। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होकर सीधा फाइनली मीमो पर आता है। हम देखते हैं कि वो वहाँ उस गेट से निकल आया था। अभी जंगल में आगे बढ़ते हुए पहले वो अपने स्टेटस को चेक करता है। उसे दिखता है कि उसके पास अच्छी खासी एनर्जी है और इससे उसे कुछ पावर्स भी मिल सकती हैं, लेकिन ये पावर्स अटैक मोड की नहीं है बल्कि ये पावर्स ऐसी हैं जैसे अगर वो किसी पर पॉइजन या पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करता है तो उसे हटा भी सकता है। मीमो सोचता है कि क्या ये पावर सच में उसके काम आएगी, लेकिन एक तरह से ये सच में यूजफुल थी और अभी इन्हीं का टेस्ट करने के लिए वो वहाँ उस जंगल में कुछ मॉन्स्टर्स ढूंढने लगा था। अभी कुछ ही दूर पहुँचने के बाद उसे झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो वहाँ देखता है तो वहाँ कुछ बड़ी बड़ी स्लाइम्स एक छोटी स्लाइम को परेशान कर रही थी। मीमो सोचता है कि ये छोटी स्लाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन शॉकिंगली वो छोटी स्लाइम उन सभी बड़ी स्लाइम से लड़ रही थी और खुद को बचा रही थी। मीमो ये देखकर इम्प्रेस होता है क्योंकि वो छोटी स्लाइम में खुद को देख पा रहा था। वो तुरंत अपने पैरालाइज मैजिक से उन सभी को पैरालाइज कर उन सभी की बॉडी में पॉइजन फैला देता है। उसने सिर्फ ये अपनी पावर का टेस्ट करने के लिए किया था। बाद में वो उसे कैंसिल करने की कोशिश करता है, जिसके बाद मीमो को पता चलता है कि वो पूरी तरह से किसी की बॉडी से पॉइजन भी हटा सकता है। इधर उसने सारी बड़ी स्लैम्स को आजाद कर बेच दिया था, लेकिन छोटी स्लैम्स को उसने नहीं बेचा था। वो उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम सच में बहुत बहादुर हो, तुम्हें देखकर मुझे खुद की याद आई। तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई साथ देगा। बाद में मीमो उसे भी आजाद कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उस छोटे स्लैम्स के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो मीमो का पीछा कर रहा था। अब मीमो पहले उसे इग्नोर करता है, लेकिन जब कुछ देर तक वो उसका पीछा करता रहता है तो मीमो का अटेंशन फाइनली उसकी तरफ आता है। मीमो सोचता है कि वो उसे अपने साथ रखकर क्या करेगा क्योंकि एक छोटी स्लैम उसके किसी काम की नहीं। वैसे इसके बाद अब हम वापस नाइट प्रिंसेस के पास आते हैं। वो भी भाग रही थी, लेकिन वो खुद ज्यादा शॉक हो चुकी थी, पर फिर भी उसे अभी भी उन 4 आदमियों की एनर्जी महसूस हो रही थी। वो जानती है कि वो हंटर्स हैं और वो तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक वो अपना पूरा काम न करवा लें। वैसे अब हम फिर से यहाँ मीमो को देखते हैं। वो इस वक्त बैठकर वही किताब पढ़ रहा था जो कि उसे वहाँ उस जगह से मिली जहाँ गॉडेस ने भेजा था। उस बुक में स्लाइम्स के बारे में लिखा हुआ था। उस स्लाइम का एक एडवांटेज मिलता है, जिसके बाद उसने उसे अपने कोट के पीछे वाली साइड में रख लिया था। मीमो सोचता है कि अच्छा है कि अब वो पीछे नजर रख सकता है क्योंकि अब स्लाइम उसकी दोस्त बन चुकी है या फिर बन चुका है, तो वो पीछे नजर रखने में मदद तो कर ही देगा। वैसे मीमो नोटिस करता है कि उसमें स्लाइम को और ज्यादा ताकतवर बनाने की कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इसलिए मीमो ऐसा करता है। बाद में मीमो से बताता है कि वो एक मकसद पर है, उसे कुछ लोगों से बदला लेना है जो कि बहुत मुश्किल होगा, इसलिए अगर वो स्लाइम चाहे तो उसका पीछा ना करे। लेकिन स्लाइम को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस वजह से मीमो उसे अपने साथ रखता है और उसका नाम पिगी मारू रखता है। वैसे इसके बाद अब वो फिर से आगे बढ़ने लगा था। वहाँ दूसरी तरफ नाइट प्रिंसेस जब बहुत थक जाती है तो वो फैसला करती है कि वो अपने लिए एक आर्मर समन करेगी। इस दौरान वो अभी उन 4 हंटर्स की एनर्जी महसूस कर पा रही थी जो कि धीरे धीरे उसके बहुत करीब आते जा रहे थे। वैसे इसके बाद हम वहाँ उन 4 हंटर्स को देखते हैं। वो अभी समझ चुके थे कि नाइट प्रिंसेस थक चुकी होगी, इसलिए उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी। लेकिन उसी दौरान उनकी मुलाकात मीमो से होती है। वो चारों मीमो को घेर लेते हैं। उनमें से एक मीमो से कहता है कि तुम्हारे पास जो भी कीमती सामान है वो यहीं पर रख के चले जाओ। तभी दूसरा कहता है कि हमें इसे जाने नहीं दे सकते, मैंने अभी अभी अपनी नई तलवार ली है, मैं इसे टेस्ट कर देखना चाहता हूँ। इसके बाद अब तीसरा कहता है कि तुम लोगों को जो करना है जल्दी करो, हमें नाइट प्रिंसेस को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। अब फोर्थ वाला कहता है कि ये काम इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, एक लड़की के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर फिर भी वो तीसरा वाला कहता है कि हमें ये करना ही होगा, हमें इस चीज के पैसे मिलते हैं। अब उनमें से एक यहाँ मीमो पर हमला कर देता है, लेकिन मीमो ने उसे पहले पैरालाइज कर उसके हमले को रोक दिया था। मीमो ने अभी उसकी बॉडी में पॉइजन नहीं फैलाया था, इसका मतलब वो अभी आदमी जिंदा है। हालांकि मीमो नोटिस करता है कि गॉडेस के अलावा हर किसी पर उसकी पावर बहुत इजीली काम कर जाती है। साथ ही वो ये चीज नोटिस करता है कि उस डंजन में जहाँ उसे मरने के लिए भेज दिया गया था, वहाँ के मॉन्स्टर और ये ह्यूमन आपस में बहुत डिफरेंट है। वो यहाँ पर लेवल के मामले में सोच रहा था, जो कि उन मॉन्स्टर्स के मुकाबले ये लोग सच में बहुत कमजोर थे। वैसे मीमो अपने स्लाइम से बोलता है कि अगर उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना है तो उन्हें इन लोगों को खत्म करना होगा, जिस पर वो स्लाइम यानी कि पिगी मारू भी हाँ करता है। मीमो कहता है कि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वैसे भी उसे बहुत सारे ह्यूमन से भी बदला लेना है, जिसके लिए अगर उसे रास्ते में आने वाले ह्यूमंस को भी मारना पड़े तो ये कोई बुरी बात नहीं होगी। वैसे इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वहाँ प्रिंसेस को देखते हैं। वो अभी भागने की तैयारी में थी, बस थकी हुई थी। तभी वो महसूस करती है कि वो 4 हंटर्स थे, उनकी एनर्जी अब उसे महसूस नहीं हो रही। वो ये देखकर
हैरान थी। उसे और ज्यादा घबराहट होती है क्योंकि अगर वो सेंस नहीं कर पा रही तो वो बहुत जल्दी पकड़ी जाएगी। इतने में ही उसे एक दूसरी एनर्जी महसूस होती है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही थी। हालांकि ये एनर्जी स्टेबल नहीं थी, जिस वजह से प्रिंसेस को अजीब फील होता है, इसलिए वो वहाँ से निकलने वाली थी। उसी समय वो हमला करती है, लेकिन मीमो और पीगी मारू दोनों ही उसके हमले से बच जाते हैं। मीमो वहाँ आकर उसे पैरालाइज करता है। यहाँ प्रिंसेस को लग रहा था कि शायद मीमो भी उन्हीं 4 हंटर्स के साथ मिला हुआ है, लेकिन मीमो जब उससे बात करता है तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, जिस वजह से मीमो को उसके ऊपर से थोड़ा सा पैरालाइज स्पेल हटाना पड़ता है, जिससे कम से कम वो बात कर पाए। अबे प्रिंसेस पूछते है कि वो 4 लोग कहाँ हैं जो कि उसका पीछा कर रहे थे। इस पर मीमो पूछता है कि क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं। प्रिंसेस बताती है कि नहीं, वो उसके दोस्त नहीं है, जिसके बाद मीमो उससे कहता है कि उसने उन 4 को मार दिया। ये सुनकर प्रिंसेस हैरान हो जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता। वो सोचते है कि एक इतनी कम एज का लड़का 4 स्केट वॉचर्स को कैसे खत्म कर सकता है। हालांकि फिर वो मीमो से पूछती कि वो यहाँ पर क्या करने आया है, जिस पर मीमो कहता है कि कुछ नहीं, वो बस यहाँ से निकल रहा था। मीमो सोचता है कि वो अभी ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए वो उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता। बस वो पूछता है कि क्या उसे यहाँ से निकलने का रास्ता पता है, क्योंकि वो इस जंगल में खो चुका है। वो लड़की उसे रास्ता बताती है। मीमो को उसके अंदर से बिल्कुल भी बुरा फील नहीं हो रहा था, इसलिए मीमो को उसे वो कागज दिखाता है जिसमें वो फोरबिडन लैंग्वेज लिखी हुई है। वो पूछता है कि क्या वो इस लैंग्वेज को पढ़ सकती है। वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं इसे नहीं पढ़ सकती, लेकिन मैं एक पर्सन को जानती हूँ जो इसे पढ़ सकता है। वो मीमो को एक पता बताता है जो कि यहाँ से कुछ दूरी पर बसी एक सिटी में है। मीमो ये देखकर बहुत खुश था। वो समझ जाता है ये लड़की बुरी नहीं है। साथ ही वो नोटिस करता है कि उसका जो पैरालाइज स्पेल था वो कुछ मिनट्स में हट जाता है। हालांकि वो पीगी मारू को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वो पीगी मारू से कहता है कि तुम पीछे नजर रखना, जिससे ये लड़की अचानक से हम पर हमला ना कर दे। वैसे अब कुछ टाइम ट्रैवल करने के बाद मीमो एक विलेज में पहुंच चुका था, जहाँ बाहरी एक गार्ड लेडी उसे रोक लेती है। वो उससे पूछती कि वो कौन है। वैसे वो कहती है कि क्या तुम एक मिशनरी हो। मिशनरी का मतलब एक तरह से वो एडवेंचर होता है जो डंजन्स में ट्रैवल करते हैं। मीमो कहता है कि हाँ वो वही है, जिसके बाद वो लेडी उसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ अंदर आने देती है। मीमो को पता लगता है कि यहाँ के लोग इस तरह के एडवेंचर्स को वेलकम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रूइंस हैं जहाँ नॉर्मल लोग नहीं जा सकते, के लिए वो इस तरह के लोगों की हेल्प लेते हैं। हालांकि अभी रात होने वाली थी और मीमो को रुकने के लिए एक जगह चाहिए, इसलिए वो एक होटल ढूंढता है। वहाँ पहुँचते वहाँ का ओनर मीमो को वहाँ के प्राइस के बारे में बताता है। वो कहता है कि यहाँ रहने के लिए तुम्हें 2000 देने होंगे। अब उनकी करेंसी में 2000 अलग थे और वो ओनर अभी मीमो को ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था, क्योंकि मीमो के कपड़े बहुत पुराने हैं और देखकर लग भी नहीं रहा कि उसके पास पैसे होंगे। लेकिन मीमो के पास पैसे थे। वो कॉइन निकालता है, इसकी वैल्यू 2000 ही है। वो कहता है कि सच में ज्यादा ट्रैवल करने में ये कपड़े बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अब वो आदमी उसे रिस्पेक्ट देने लगा था क्योंकि उसे तो अपने पैसे मिल गए, इसलिए किसी समझदार इंसान ने कहा था कि अगर इज्जत चाहिए तो पैसे कमाओ। वैसे वो आदमी यहाँ मीमो से उसका नाम पूछता है तो मीमो अपना एक नकली नाम उसे बता देता है। मीमो नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी लीक हो और वैसे भी उसे कोई नहीं जानता, पर फिर भी मीमो को डाउट है कि बाद में उसका नाम अगर उसके क्लासमेट सुनेंगे तो प्रॉब्लम होगी। वैसे अभी एक कमरा लेने के बाद वो फिर से बाहर की तरफ निकलता है खाने की तलाश में। वो अभी एक रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था। यहाँ सिटी के लोग उसे थोड़े अजीब लगते हैं, क्योंकि कोई भी हो एक अजनबी को देखकर उससे बात करेगा या पूछेगा, लेकिन यहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके विलेज में कौन आ रहा है। वैसे अब मीमो एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहाँ वो कुछ लोगों के बगल की टेबल पर बैठ गया था। वो लोगों ने अभी पी रखी थी, जिस वजह से दुनिया भर की बातें कह रहे थे। अब नॉर्मल बात कि किसी पिए हुए इंसान की पूरी बात समझ पाना नामुमकिन है, लेकिन जितना मैंने समझा उससे मुझे पता चला कि अगले ही दिन यहाँ एक ऑर्डर पास होने वाला है जो कि किंग करेंगे। इन्हें एक खास रूइन में भेज दिया जाएगा किसी चीज को लेने के लिए जिसके लिए इन्हें रिवॉर्ड मिलने वाला है। सिंपल वो बात इसलिए कर रहे हैं जिससे कि अगले दिन की दारू का इंतजाम हो सके। हालांकि मीमो यह खाते खाते अभी उनकी पूरी बात सुन रहा था। बाद में वो घर लौट कर आता है जहाँ वो पीगी मारू को भी कुछ खाने को देता है और फिर बैठ जाता है उसी बुक को लेकर जिसे वो रीड करना चाहता था। हालांकि वो सोचता है कि उसे जल्द से जल्द उस विच का पता लगाना होगा जिसकी बात वो प्रिंसेस कर रही थी, क्योंकि उसके बिना मैं इस बुक को नहीं पढ़ सकता। हालांकि वो स्लाइम वाले पैराग्राफ में मीमो ने जब पढ़ा था कि वो अपने स्लाइम यानी कि पीगी मारू की पावर बढ़ा सकता है, तो इसके लिए उसे कुछ खास चीजें चाहिए, जिनमें से एक है स्केलेटन बोन, और वो यहाँ नहीं मिल सकती। वो उसे पक्का किसी रूइन या डंजन टाइप इलाके में मिलेगी। किस्मत से उसे पता था कि अगले ही दिन उन्हें एक रूइन में भेजा जा रहा है। मीमो तुरंत सुबह वहाँ पहुँच जाता है। वैसे वहाँ बहुत लोग थे। अब सामने ये ऑर्डर सभी को बताया जाता है कि उन्हें ड्रैगन आई को लेकर आना है। इसके बदले उन्हें 300 गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे जो भी इस ड्रैगन आई को लाएगा सिर्फ उसे ही। हालांकि वहाँ वो लोग ये भी बताते हैं कि इस रूइन के अंदर बाकी सारे जो ट्रेजर्स मिलेंगे उन्हें वो खुद रख सकते हैं, और अगर कोई उन ट्रेजर को रखना ना चाहे तो वो उसे बेच भी सकते हैं। इसके बदले भी विलेज उन्हें पैसा देगा। ये सुनकर मीमो सोचता है कि ये तो अच्छा है, क्योंकि इस तरह से वो अपनी चीजें भी ढूंढ लेगा और लगे हाथ थोड़े पैसे भी कमा लेगा। तभी उसकी नजर वहाँ एक आदमी पर पड़ती है जो कि अभी एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। हालांकि वो ज्यादा कुछ तो नहीं कर रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि वो उस
लड़की को जानता है। वो यहाँ कहता है कि वो एल्फ प्रिंसेस को ढूंढ रहा है। असल में वो नाइट प्रिंसेस की एल्फ प्रिंसेस थी। यहाँ वो बोलता है कि उसके ऊपर बाउंटी रखी गई है और मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ और मुझे शक है कि तुम वही हो। हालांकि वो लड़की जिसे अपना मुंह ढक रखा था वो कहती कि नहीं, वो एल्फ प्रिंसेस नहीं है, लेकिन वो आदमी कहने लगता है कि नहीं, उसे पूरा भरोसा है। हालांकि अभी तक उसने उसकी शक्ल नहीं देखी थी, पर वो बोलता है कि मैं पहले भी एल्फ प्रिंसेस से मिल चुका हूँ और भले ही तुम्हारा चेहरा नहीं दिख सकता, लेकिन मुझे कुछ और साफ साफ दिख रहा है जिससे मुझे पक्का यकीन है कि तुम एल्फ प्रिंसेस हो। इसके बाद वो यहाँ उस सर पर से वो कपड़ा हटाता है, जिसके बाद उसका चेहरा भी दिखने लगता है। इसका मतलब वो एल्फ प्रिंसेस नहीं। जो देख वो आदमी हैरान हो जाता है और साथ ही वो लड़की भी अपना दूसरा नाम बताती है। अभी उस आदमी को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि चेहरे और कान के अलावा बाकी सब चीज सेम है। वैसे मीमो ये सब चीज इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद अपना नाम वगैरह लिखवाने के बाद जब वो लौट रहा था तो उसकी मुलाकात फिर से उसी लड़की से होती है जिससे वो आदमी परेशान कर रहा था। वैसे इस लड़की ने अपना नाम वहाँ मिस्ट बताया था। अब मीमो उससे कहता है कि उसे संभल कर रहना होगा क्योंकि इस तरह के बेवकूफ लोग मिलते रहते हैं। हालांकि मीमो को उससे बात करने का सही एक रीजन था। मीमो को उससे हेल्प चाहिए क्योंकि मीमो यहाँ से कुछ खरीदना चाहता है और उसे वो लड़की थोड़ी समझदार लग रही थी, इसलिए यहाँ के लोग उसे लूटे ना, इसी वजह से वो उसकी मदद चाहता है। अब वो लड़की हाँ कर देती है क्योंकि इसके बदले उसे भी कुछ ना कुछ मिलेगा। मीमो और वो दोनों ही चीजें खरीदने जाते हैं। जहाँ मीमो जो आइटम खरीदता है उस पर वो लड़की बार्गेनिंग करा के लास्ट में मीमो के 3 सिल्वर कॉइन बचा देती है। मीमो उसके लिए उसे थैंक्स कहता है और कुछ पैसे भी देता है। बाद में अब वो लड़की अपने रास्ते जाने लगी थी, लेकिन तभी उसे चक्कर आते हैं। मीमो उसे संभालता है, जिस पर वो लड़की उसे थैंक्स कहती है। वो बताते कि वो कुछ दिनों से नहीं सोई, लेकिन वो यहाँ से फिर चुपचाप चली गई थी। अब मीमो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जब पिगी मारो उससे पूछता है कि अब हम क्या करने वाले हैं, तो मीमो बोलता है कि अब हमें वहाँ उस रोइन की तरफ चलना चाहिए। वैसे भी यहाँ रोइन में आगे बढ़ते वक्त मीमो को कुछ आवाज सुनाई देती है। इमेजिनरी ग्रुप के मेंबर्स की आवाज थी जो कि मीमो से पहले यहाँ पर आए थे। शायद वो किसी मॉन्स्टर से डर कर भाग रहे हैं। वैसे जब मीमो नीचे आता है तो उसे वहाँ एक मॉन्स्टर बुल दिखता है, जिस पर मीमो अपने पॉइजन स्पेल का इस्तेमाल करता है और वो मॉन्स्टर भी मारा जाता है। मीमो जब अपने डैगर से उसकी बॉडी पर कट लगा रहा था तो वो देखता है कि मॉन्स्टर बहुत कमजोर है, जबकि जो मॉन्स्टर मीमो को वहाँ उस डंजन में मिले थे जहाँ उसको गॉडेस ने भेजा था, वो मॉन्स्टर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल थे। हालांकि तभी मीमो को फिर से आवाज सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है, इसलिए वो वहाँ से आगे बढ़कर एक दीवार के पीछे छुपकर देखने लगा था। ये वही लोग थे जो कि यहाँ से भागे थे। ये अपने साथ थोड़े पावरफुल मेंबर्स को लेकर आए थे उस बुल से लड़ने के लिए, लेकिन ये आकर ये उस बुल को मरा हुआ देखते हैं। साथ ही उस बुल की बॉडी पर सिर्फ एक ही डैगर का निशान था, जिस वजह से वो और ज्यादा हैरान हो गए थे। वैसे वहाँ मीमो नोटिस करता है कि इस बुल मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद ना ही उसके लेवल में कोई फर्क आया और ना ही उसे एक्सपी मिली, इसलिए अब वो फैसला करता है कि उसे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पर बढ़ना होगा। वैसे अब आगे बढ़ते हुए उसे फिर से कुछ लोगों के बात करने की आवाज सुनाई देती है। वो छुप कर देखता है तो वहाँ वही आदमी था जो कि पिछले दिन मिस्टी को परेशान कर रहा था। यहाँ वो आदमी अभी 2 दूसरे लोगों से बात कर रहा था, वो उसके साथ ही है। वो आदमी उनसे कहता है कि हमें उस लड़की को सबक सिखाना होगा। मुझे पता है कि अभी वो यहीं आई होगी, हम उसे खत्म कर देंगे और मॉन्स्टर्स को खिला देंगे, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे वो सिर्फ इतना ही नहीं कह रहे थे, उन्होंने यहाँ पर अपनी हद पार कर दी थी। जो सुनते हुए मीमो आगे आता है और वो तीनों उसे देखते ही उस पर हमला करने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मीमो ने उसकी बात सुन ली है। लेकिन मीमो अपने पैरालाइज स्पेल से उन्हें पैरालाइज कर देता है और उनकी बॉडी में धीरे धीरे पॉइजन फैला देता है। मीमो उनसे कहता है कि वो जीने लायक नहीं है, उन्हें मरना होगा। हालांकि अभी वो आदमी अभी बहुत गुस्से में था। वो मीमो से कहता है कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा, तुम कब तक हमसे बचोगे, तुम्हारे इस मैजिक का असर बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। मीमो इजीली उन्हें पॉइजन देकर खत्म कर देता है, लेकिन तभी उसे कुछ मॉन्स्टर्स की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उन्हें पैरालाइज छोड़कर आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद मॉन्स्टर वहाँ आकर उन्हें खा जाते हैं। वैसे मीमो अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाला था, इस रूइन के नेक्स्ट लेवल पर, जो कि अच्छा खासा डिफिकल्ट है, इसलिए मीमो कुछ देर के लिए वहाँ बाहर रुकता है। वो अभी यहाँ पर आराम करने के लिए रुका था। अभी नींद में 3 घंटे कब बीत जाते हैं उसे खुद पता नहीं चलता। हालांकि बाद में वो पिगी मारू को थैंक्स कहता है, क्योंकि पिगी मारू जब तक बाहर नजर रख रखा था। अभी यहाँ से वो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्लोर पर आने के बाद उसकी मुलाकात एक दूसरे ग्रुप से होती है। अभी उस ग्रुप के साथ और भी कई सारे सिंगल इमेजिनरी लोग थे जो कि वही बाहर रुके हुए थे। मीमो को ये चीज समझ नहीं आती। हालांकि वो लोग मीमो को बताते हैं कि अभी बाहर उन्हें कुछ ऐसे मॉन्स्टर मिले हैं जो कि बहुत बुरी तरह से मारे गए थे, क्योंकि उन्हें मारने का कोई कारण नहीं पता। उसकी बॉडी ऐसी लग रही थी जैसे पैरालाइज हुई हो और उन्हें जहर देके मारा गया हो। उनकी बॉडी पर भी कोई चोट के निशान नहीं थे, सिर्फ एक कट लगा हुआ था। वो कहते हैं कि शायद अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। यहाँ अभी जो उस ग्रुप का लीडर था वो ये ऑर्डर देता है कि वो लोग आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि लीडर होने के नाते उसे अपनी टीम मेंबर्स की भी परवाह है। और साथ ही अभी वो जो दूसरे अकेले इमेजिनरी लोग थे वो भी डर रहे थे। वो मीमो से कहते हैं कि वो अभी आगे ना जाए, लेकिन मीमो कहता है कि नहीं, उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अगले पल वो
सोचता है कि जिन मॉन्स्टर को उसे नहीं खत्म किया ये उन्हीं से डर रहे हैं, लेकिन मीमो के लिए अच्छा था क्योंकि जितने ज्यादा कम लोग होंगे उसके लिए उतना ही कम कंपटीशन होगा। मीमो चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाता है, उन लोगों को कंफ्यूज में ही छोड़कर चला जाता है। वो एक एंड पर पहुंचता है जहाँ एक कप रखा हुआ था। ये असल में वो ड्रैगन आई है जिसे इन्हें ढूंढना था। मीमो के लिए मिशन सच में बहुत ही ज्यादा आसान था, लेकिन वो जानता था कि इस कप को उठाना सेफ नहीं होगा क्योंकि उस कप के बाजू में ही एक ड्रैगन का स्टैचू था। मीमो जानता था कि हर मूवी में और एनिमे में ऐसा ही होता है। इस तरह की चीजें को छूने के बाद या तो आसपास की चीजें जिंदा हो जाती है या फिर कोई दूसरी जगह तबाही आ जाती है। वो बहुत ही समझदारी से उस ड्रैगन के स्टैचू पर ही अपने पैरालाइज मैजिक और पॉइजनस मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो ड्रैगन अपने आप ही वापस होने लगा था और मरने लगा था। वैसे इस तरह के एनिमे एक्सप्लेन करने का हमारा यही मोटिव है कि आप लोग इस चीज से सतर्क हो, जिससे कभी आपको इस तरह का मौका मिले तो आप किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसो। वैसे ड्रैगन मारा जा चुका था, इसलिए मीमो उस कप को उठा देता है। तब ड्रैगन का सर भी नीचे गिर जाता है। उसी दौरान वहाँ मिस्टी आती है। अभी मिस्टी ये देखकर हैरान थी कि मीमो ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुका है। उसे लग रहा था कि कोई भी उन मॉन्स्टर को देखकर आगे नहीं बढ़ा होगा। हालांकि तभी मीमो आगे आकर उसे वो कप दे देता है, जो देखकर मिस्ट हैरान थी। वो उससे इसकी वजह पूछता है। मीमो पहले थोड़ा सोचता है और बाद में वो वजह बता देता है। वो कहता है कि वो इस चीज के लिए यहाँ पर नहीं आया था, वो यहाँ पर और भी अंदर छुपे अंडरग्राउंड एक दूसरे फ्लोर को पार करने के लिए आया था क्योंकि उसे वहाँ से कुछ चीजें चाहिए। अभी सुनकर मिस्ट कहने लगती है कि उसने उसे वो कप फ्री में दिया है, इसलिए वो उसकी हेल्प करना चाहती है। मीमो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प दे देता हूँ, लेकिन इस दौरान तुम मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं करोगी। अब इसके बाद वो वहाँ से नेक्स्ट फ्लोर पर आते हैं, जहाँ आते ही मिस्ट ये साबित करती है कि मीमो के ऊपर बर्डन नहीं है क्योंकि वो सच में बहुत पावरफुल लड़की है। उसकी स्वॉर्ड स्किल्स अच्छी है। उसने आते ही एक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। मीमो भी बाद में मदद करता है। वैसे यहाँ मीमो कहता है कि हमें कुछ देर के लिए यहीं रुकना चाहिए। अब मिस्ट वहीं नीचे लेट गई थी, जिस दौरान मीमो अपने मैजिक से उसे सुला देता है जिससे वो थोड़ा रेस्ट कर सके। हालांकि सोते वक्त अचानक से मिस्ट के कान एल्फ के कान की तरह हो जाते हैं, जिससे मीमो समझ जाता है कि वही एल्फ प्रिंसेस है जिसकी बात वो आदमी कर रहे थे। इसका मतलब वो आदमी तब सही कह रहा था। वैसे इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ड्रैगन नाइट्स को देखते हैं जो कि अभी जंगल में पहुंचे थे। वहाँ उन्हें वो 4 सीक्रेट वॉचर्स मिलते हैं जो कि मरे पड़े हुए थे। हालांकि उनका कैप्टन हैरान था, पर उसे लगता है कि जरूर ये काम एल्फ प्रिंसेस का है। उसने अपने होली आर्मर की मदद से किया होगा। बस उसका इतना सोचते ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।